दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुखिया पापा की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में डेटा विश्लेषण के कुछ प्रश्नों को समझते हैं। इसमें दिया हुआ है, स्नातक करने हेतु दिनेश ने अंग्रेजी, विज्ञान और कला को चुना। तो एक दिनेश है, इस तरीके से हम जो है लाइनें खींच लेंगे और उसके बाद इसमें व्यक्तियों के नाम को लिखेंगे और जिन विषयों को चुना हुआ है उनको हम इसमें लिख देंगे। तो दिनेश एक व्यक्ति है जिसने 3 विषयों को चुना हुआ है, अंग्रेजी, विज्ञान और कला। तो अंग्रेजी को इसमें लिख दीजिए, अगले में विज्ञान को लिख दीजिए और फिर कला को लिख दीजिए। करना क्या है आपको, जिस विषय को उसने चुना हुआ है उस विषय के सामने आप उसमें टिक कर दीजिए। बस डेटा इकट्ठा करते समय आपको इसी तरीके से क्या करना है, टिक करना है। उसके आगे उमेश ने संस्कृत, विज्ञान और कला को चुना। उमेश का नाम लिख लीजिए। यहां क्या चुना हुआ है, संस्कृत। इसमें देखिए संस्कृत है नहीं है संस्कृत, तो अगर वो विषय नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके आगे लिख लेंगे। संस्कृत हो गया हमारा। संस्कृत को किसने चुना है, उमेश ने चुना है। उमेश के आगे टिक कर लीजिए। और किस विषय को चुना है, विज्ञान और कला को चुना है। विज्ञान और कला पहले से लिखे हुए, हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, उसमें टिक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नीता ने अंग्रेजी, विज्ञान और उर्दू को चुना। तो सबसे पहले हम नीता का नाम लिख लें। ये नीता हो गई। इसने किस विषय को चुना है, नीता ने अंग्रेजी को चुना है। नीता के सामने हम अंग्रेजी में टिक कर लेंगे। नीता ने विज्ञान को चुना है, नीता के सामने विज्ञान में टिक कर लेंगे। फिर नीता ने उर्दू को चुना है। ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी उर्दू नहीं लिखा हुआ है, नया विषय है। जब भी नया विषय आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसको आगे लिख लेंगे। तो उर्दू को आगे हमने लिख लिया और नीता के सामने उर्दू में सही का निशान टिक कर लिया। इसका मतलब नीता ने इन विषयों को चुना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गीता ने, नया नाम आ गया, तो गीता नाम को हम यहां लिख लेते हैं। जिस विषय को चुना हुआ है ने संस्कृत, विज्ञान और कला को चुना है, तो संस्कृत के सामने नीता में हम टिक कर लेंगे। फिर विज्ञान को चुना है तो विज्ञान के सामने हम नीता में टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद संस्कृत, विज्ञान और कला विषय को चुना है तो कला में, नीता में हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। अंतिम है, महेश ने अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान को चुना। आगे आ जाइए, ये महेश हो गए और इन्होंने किसको चुना है, अंग्रेजी को चुना है। अंग्रेजी के सामने टिक कर लीजिए। संस्कृत को चुना है, संस्कृत में टिक कर लीजिए। फिर विज्ञान को चुना है, विज्ञान विषय जहां है उसी के सामने महेश में टिक कर लीजिए। अब ये हमारा डेटा का जो हमें विश्लेषण करना था, डेटा को जो हमें व्यवस्थित ढंग से समझ के रखना था, हमने रख लिया। अब इनके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे जो प्रश्न पूछे गए। तो प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। किस विषय में सबसे अधिक छात्रों ने चुना, तो कौन से विषय को सबसे अधिक छात्रों ने चुना, ये देखने के लिए हमें विषय वाली लाइन में जाना होगा। तो अंग्रेजी 3 छात्र, विज्ञान 1 2 3 4 5 छात्रों ने चुना। बाकी में हम देख रहे हैं कम है, तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास समय बहुत परीक्षा में कम होता है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकें उसको हमें बचाना है। तो जैसे ही हमने इसमें देखा कि 5 लोग हैं, तो किस विषय को चुना हुआ है, विज्ञान। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है विज्ञान। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना, देख के ही पता चल जाता है कौन सा विषय है जिसमें केवल एक टिक लगा हुआ है और वो विषय है उर्दू। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, उर्दू। अंग्रेजी विषय को कितने छात्रों ने चुना, केवल अंग्रेजी वाली लाइन में आ जाइए। 1 2 3, कितने छात्रों ने चुना, 3। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो 3। संस्कृत विषय को कितने छात्रों ने चुना,
संस्कृत में आ जाइए। ये संस्कृत है, 1 2 3 छात्रों ने संस्कृत विषय को चुना हुआ है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद कला विषय को कितने छात्रों ने चुना? तो कला विषय को कितने छात्रों ने चुना है? 1 2 3। तो कितने छात्रों ने चुना है? 3। तो इस प्रकार से इसके जो सभी उत्तर हैं वो हाँ हो गए। अब इसमें और कुछ नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वो बहुत सरल होता है, उसको आप आसानी से लगा लेंगे, डेटा को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन बच्चों को जब ये पता होता है, जानकारी होती है कि हम उसको किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, कैसे उसको बनाना होता है, कहाँ टिक करना होता है, किस तरीके से हमें लिखना होता है, तो वो बड़े आसानी से कर लेते हैं। आइए इस डेटा विश्लेषण और पहेली परीक्षण के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ये हमारा इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न होगा। लगभग मैं सभी प्रश्नों को 1-2 वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, तो उम्मीद है कि अब इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। ABCDEFG एक दीवार, ये प्रश्न हमारा 2017 और 17-18 वाले सेशन में पूछा गया है। तो इसमें ABCDEF और G, ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं जो पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और बहुत शांत दिमाग से हल करना होता है। अगर आपने थोड़ी जल्दबाजी की तो सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक बार इसको हमें सही ढंग से रख लेने पर हम 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से दे सकते हैं। आइए चलिए बात। तो पहले दिशा समझ लीजिए। ये आपकी क्या है? पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अगर हमें 7 लोगों को बैठाना है पूर्व की दिशा में मुंह करके, तो हम क्या करेंगे? ये 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से हमने बैठा दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? प्रश्न में लिखा हुआ है CD के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ बैठा। देखिए, जब पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे होंगे तो जब CD के बिल्कुल दाहिने हाथ की तरफ बैठा होगा, CD के, इसका मतलब D जहां बैठा होगा उसके C क्या होगा? दाहिने हाथ। जब ऐसे मुंह होगा तो इसके दाहिने हाथ का मतलब होगा नीचे की तरफ। अगर पूर्व की तरफ है तो दिशा हम बता देते हैं, जैसे ये दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। तो अगर पूर्व की तरफ मुंह है तो अगर D के दाहिने हाथ की तरफ C बैठा है तो दाहिने हाथ की मतलब होगा कि वो दक्षिण दिशा की बात कर रहा है। ये दाहिना हाथ इधर हो गया, बायां हाथ उत्तर की दिशा की बात कर रहा है। ये पहले ही हम समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें B सबसे अच्छा है। एक बात आप इस यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, हमने यहाँ और यहाँ C और D को नहीं बैठाला हुआ है। इस जो पहला पॉइंट है उससे सिर्फ इतना क्लियर हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि D के दाहिने C बैठा है। D कहीं भी बैठ सकता है, इसमें कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बैठ सकता है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसके नीचे फिर आ नहीं पाएगा C। ठीक है, तो ये कहाँ अभी इसका कोई स्थान पक्का नहीं है, लेकिन ये एक शर्त बन गई कि ऐसा है, D के दाहिने में C है। आगे बढ़ते हैं। B सबसे आखिर में है और E उसका पड़ोसी है। देख लेते हैं। B सबसे आखिर में, यहाँ भी हो सकता है। B सबसे आखिर में, यहाँ भी हो सकता है। अभी भी हम इसमें किसी को नहीं बैठाना है, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, नहीं आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो हमने B को यहाँ लिख लिया, B को यहाँ लिख लिया। अभी B यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जब तक, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि जब तक किसी का स्थान बिल्कुल निश्चित ना हो जाए तब तक किसी को कहीं बैठालते नहीं हैं, सिर्फ अनुमान लगा के हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो B E का पड़ोसी है। अगर B आखिरी में है तो E ये निश्चित है कि E भी क्या होगा? उसके पास होगा। और B आखिरी में है तो E अंदर की तरफ होगा, तो E यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये स्थिति बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G E तथा F के बीच में है। अब आ जाइए,
अब उसने कहा जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, ई तो पक्का है कि बी का पड़ोसी है, तो जब ई और एफ के बीच में जी आएगा तो भाई एफ यहीं आएगा, एफ कहाँ आएगा, ई और एफ के बीच में जी है तो जी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ई और एफ के बीच में जी है। लेकिन अब वो स्थिति ऊपर भी बन सकती और नीचे भी बन सकती, क्योंकि बी का स्थान नहीं पक्का है, ई का स्थान नहीं पक्का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जी और एफ ऐसी स्थिति भी बन सकती, या तो ये सब नीचे है या ऊपर है, अभी इनका स्थान तय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी दक्षिण की तरफ से तीसरे स्थान पे है। जैसे ही इसने ये कहा डी कहाँ है, दक्षिण के तरफ से तीसरे स्थान पर, ये डी का स्थान पक्का हुआ। जैसे इसने कहा दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है, अब सबके स्थान निश्चित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डी के दाहिनी तरफ कौन बैठा है, सी बैठा है, सी यहाँ आ जाएगा। बी सबसे आखिर में बैठा है, लेकिन ई उसका पड़ोसी है, अगर आप बी को यहाँ बैठा देते हैं तो इसका पड़ोसी के ई के लिए जगह नहीं बचेगी, बस यहीं से पक्का हो गया, तुरंत इसको छोड़ दीजिए। ये वाला सेटअप कहाँ बैठेगा, ऊपर, बी ई जी एफ। देखिए 6 लोग बैठ गए, 7वें के बारे में कुछ नहीं बताएगा, 7वें को आप अपने आप यहाँ बैठा दीजिए। तो ये इस तरीके से ये जो सेटिंग अरेंजमेंट है उसका इस तरीके से हो गया। किस दिशा में उसका मुंह है उसके हिसाब से हमको दाहिने और बाएं का ध्यान रखना होता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। ई के सीधे हाथ की तरफ, सीधे का मतलब दाहिने होता है, ई के दाहिने हाथ की तरफ कौन बैठा है, भाई देख लेते हैं इसमें हमारा कौन बैठा है, तो ये जी बैठा है। कौन बैठा है, जी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जी। दूसरा, कौन सा जोड़ा सब आखिर में बैठा है, देख लीजिए सबसे आखिर में कौन बैठा है, बी, सबसे आखिर में कौन बैठा है, ए, तो जोड़ा क्या बना, बी और ए, क्या बैठे हुए हैं, बी और ए। कौन सा व्यक्ति सी से स्थान बदलकर उत्तर दिशा में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। देखिए प्रश्न को घुमा के पूछा, कहा कि आप ये बताइए सी से कोई स्थान बदल ले और उत्तर दिशा से कहाँ जाए, तीसरे स्थान पे आ जाए, तो भाई कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, स्थान बदल ले तो कौन आ जाएगा, उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पे। देखिए सी तीसरे स्थान पे पहुंच जाए तो कौन है, जी ऐसा है जो इसके साथ स्थान बदल ले तो सी कहाँ पहुंच जाएगा, तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जी। आगे चलते हैं। किन जोड़ों के बीच में डी बैठा है, देखिए डी किसके बीच में बैठा है, एफ और सी, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, एफ व सी के बीच में बैठा है। बस, तो इस प्रकार से सभी इसके प्रश्नों के उत्तर हो गए। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट या डेटा को सही ढंग से व्यवस्थित कर सके तो पांचों प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे सकेंगे। उम्मीद है आपने इस विषय में लगभग सारे प्रश्न हमने बताए हुए हैं, आप पूरी तरीके से उसको समझ गए होंगे और इस तरीके के प्रश्नों को आप हल करें। कुछ प्रश्नों का फोटो मैं जो है लेके इस पे डाल दूंगा, तो उनको लगाइएगा। धन्यवाद।